एक तरफ जंग की खामोशी तो दूसरी तरफ बातचीत की मेज और दुनिया सांस रोककर देख रही है कि आखिर इस बातचीत से क्या निकलेगा। अमेरिका और ईरान के बीच 39 दिन की जंग के बाद सीज फायर का ऐलान और फिर बातचीत पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। बातचीत की टेबल पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सजी है। वार्ता करने वाले अमेरिकी और ईरानी डेलीगेट अपने अपने हिसाब से गोटी बिछा रहे हैं। कूटनीति के साथ रणनीतिक चालें सोच समझकर चल रहे हैं। सीज फायर के बीच शांति वार्ता से सभी शर्तों को कसौटी पर कसा जा रहा है। इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात हो चुकी है। वह ईरानी टीवी के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपनी शर्तें साफ बता दी है। यानी इस्लामाबाद में होने के बावजूद अमेरिका ईरान के प्रतिनिधियों के बीच अब तक आमने सामने की बातचीत नहीं हुई है, बल्कि पाकिस्तान के जरिए एक दूसरे को अपनी शर्तें और संदेश पहुंचा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीज फायर के बाद मिडिल ईस्ट में शांति का रास्ता निकलेगा या फिर दोनों पक्ष बेरंग इस्लामाबाद टॉक से लौटकर चले जाएंगे। क्या ईरान की शर्तों पर अमेरिका मुहर लगा देगा? क्या इजराइल को नाराज करके अमेरिका पाकिस्तान में कोई डील कर सकेगा? क्या अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता सफल करवाकर पाकिस्तान ग्लोबल पीस मेकर की छवि दुनिया को दिखा पाएगा, या आपाधापी में मध्यस्थ बनना उसके लिए एक बैकफायर कर जाए? आज दुनिया की सबसे बड़ी टक्कर युद्ध भूमि से निकलकर बातचीत की मेज पर पहुंच गई है। अमेरिका और ईरान में 2 हफ्ते की सीज फायर के बीच शांति वार्ता का मैदान बना है पाकिस्तान। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह शांति की शुरुआत है या फिर एक बड़े युद्ध से पहले की खामोशी? अमेरिका ईरान के बीच जंग ने दुनिया को हिला दिया। 39 दिन की जंग ने मिडिल ईस्ट की कमर तोड़ दी। ईरान के बड़े नेता मारे गए। खाड़ी देशों में अमेरिका के ठिकाने तबाह हो गए। इजराइल तक ईरान के मिसाइल ने कहर बरपाया। जंग की आग में हॉर्मुज से गुजरने वाले करीब 20 से 30% वैश्विक तेल पर ताला लग गया। यानी चारों तरफ बेचैनी और बर्बादी ने अमेरिका और ईरान को बातचीत की टेबल पर बैठने को मजबूर कर दिया। हालांकि वार्ता से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ईरान को धमकी दी। उनके बयानों में 3 बातें काफी अहम हैं। ईरान सिर्फ बातचीत के लिए जिंदा है। अमेरिकी युद्धपोत हथियार के साथ तैयार है। हॉर्मुज समुद्री रूट खुलकर रहेगा। Well, I wish him luck. He's got a big thing. We'll find out what's going on. They're militarily defeated, and now we're going to open up the Gulf with him, with or without him. But that'll be open. We're going to be, or the Strait as they call it, and I think it's going to go pretty quickly. And if it doesn't, we'll be able to finish it off one way or the other. It's going well. What would a good deal look like for you? No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of us. इस्लामाबाद में पाकिस्तान टॉक्स में अमेरिका की तरफ से अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस टीम की अगुवाई कर रहे हैं। ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ इस टीम में हैं। साथ ही ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी हैं। इस बीच इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मुलाकात की। पाकिस्तान टॉक्स में ईरान की टीम में ईरान के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ, विदेश मंत्री अब्बास अरागची, डिफेंस काउंसिल के प्रमुख अली अकबर अहमदियन, सेंट्रल बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हिम्मती के साथ और भी सदस्य शांति वार्ता में शामिल हैं। हालांकि अमेरिका से बातचीत करने से पहले ईरान ने 2 बड़ी शर्त रखी है। ईरान का कहना है कि सीजफायर के बाद बातचीत तभी शुरू होगी जब लेबनान पर हमले बंद होंगे। साथ ही ईरान ने अपनी जब्त संपत्ति को अमेरिका से छोड़ने की शर्त रखी है। बातचीत अभी पटरी पर भी नहीं आई है कि अमेरिका ने ईरान की मांग को खारिज कर दिया है। इस उठापटक के बीच पाकिस्तान पीसमेकर बनने का दावा करते हुए मध्यस्थता कर रहा है। इस वार्ता में पाकिस्तान के कई प्रमुख अधिकारी इसका हिस्सा हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, विदेश मंत्री इशाक डार और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहम्मद आसिम मलिक इस वार्ता में अहम किरदार निभा रहे हैं। शांति वार्ता का मंच वही पाकिस्तान है जिसकी सरपरस्ती में ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में बरसों तक रहा और 2 मई 2011 में अमेरिकी ऑपरेशन में मारा गया।
आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान 2008 से 2022 के बीच 3 बार FATF की ग्रे लिस्ट में गया और बीच बीच में बाहर भी आया। लश्कर, जैश, हिजबुल जैसे दर्जनों आतंकियों के आका पाकिस्तान का इतिहास बताता है कि वो शांति वार्ता का ढिंढोरा कितना भी पीट ले, लेकिन उसके इरादे नापाक रहे हैं। पाकिस्तान डबल गेम खेलने में माहिर खिलाड़ी है, इसलिए जब इस्लामाबाद में शांति वार्ता की नींव रखी गई, तभी से शहबाज की सरकार सवालों के घेरे में है। इसलिए सवाल यह है कि क्या महाशक्तियां मजबूरी में उस दरवाजे पर पहुंची हैं जहां भरोसा सबसे बड़ा सवाल है। क्या शांति वार्ता सिर्फ रणनीतिक छलावा है या फिर पाकिस्तान इस मौके का इस्तेमाल अपनी ग्लोबल इमेज सुधारने के लिए कर रहा है? आज तक ब्यूरो। प्रणय, कितनी आपको अपेक्षा है इस बातचीत का हल निकालने की, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ईरान के तरफ से रखा गया है कि लेबनान में शांति होगी कि नहीं होगी, क्या लेबनान पर जो अभी भी हमले हो रहे हैं वो रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से यह भी मांग की गई है कि जो फ्रोजन एसेट्स है उसे खुला कराया जाए। ये सारे मुद्दे अगर हम देखें तो मंगलवार को होने वाली बातचीत ज्यादा जरूरी है या आज होने वाली बातचीत ज्यादा जरूरी होगी? देखिए, तुलना नहीं की जा सकती, तराजू में हम नहीं तोल सकते क्योंकि दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। लेकिन आज का दौर महत्वपूर्ण इस लिहाज से है क्योंकि पहली बार अमेरिका और ईरान, जो कि एक दूसरे के लिए स्वेयर वर्ड और कसवर्ड्स का इस्तेमाल करते रहे अब तक, वो अब आमने सामने है। बातचीत होगी, इसके ऊपर डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट होती है, जो भी होता है, लेकिन कम से कम एक प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। और इस प्रक्रिया के अंदर अब कोशिश होगी कि ये जो नवजात सीज फायर है, इसको कैसे ताकत की दवाई दी जा सके ताकि इसकी उम्र बढ़ाई जा सके, ताकि इसको आगे लंबे समय तक चलाया जा सके। देखिए, युद्ध और शांति ये एक साइक्लिक चीज है। संघर्ष विराम होते रहे हैं और संघर्ष विराम टूटते भी रहे हैं, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन इसके साथ साथ ये देखना होगा कि अमेरिका और ईरान बातचीत की मेज पर कौन से वो कमिटमेंट रख सकते हैं जिससे कि एक दूसरे का भरोसा बढ़ाया जा सके। साथ ही लेबनान के हिस्से के अंदर जो चूंकि ऑपरेशन वहां पर चल रहे हैं, मैं 2 दिन से लगातार उत्तरी सीमा पे लेबनान की लगी जो सीमा थी वहां रिपोर्ट करके आता रहा और लगातार वहां पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है साहिल, क्योंकि लगातार धमाकों की आवाज, चलते हुए रॉकेट्स की आवाज, आप उन्हें आसमान में देख सकते हैं, आप उनको महसूस कर सकते हैं उस इलाके के अंदर, और बच के शेल्टर में जाना वहां का सच है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद अगर आप देखें तो बीते 24 घंटों के अंदर कोई मेजर ऑपरेशन का अपडेट आईडीएफ की तरफ से लेबनान में नहीं डाला गया है। यानी या तो ऑपरेशन चल भी रहे हैं तो कम से कम उनके बारे में बहुत ज्यादा कोई प्रचार नहीं किया जा रहा है। यानी एक संयम जो है वो देखने को मिल रहा है ताकि अमेरिका और ईरान के बीच हो रही है बातचीत जो है इसमें कुछ सकारात्मक नतीजा निकल सके। आप मेरे साथ बने रहिए प्रणय, क्योंकि आपके पास मैं बीच बीच में आता रहूंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। भले ही वो अलग अलग बातचीत हो रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कोरिलेशन है। ईरान के तरफ से बार बार इस बात का जिक्र किया गया कि युद्धबंदी होगी तो लेबनान के साथ में भी होनी पड़ेगी। हिजबुल्लाह पर हमले रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे वो भी हमें जानना बहुत जरूरी होगा। और इसी के शर्त पर कहीं ना कहीं ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद में पहुंचा हुआ है। अली के चिश्ती, इस्लामाबाद में जितने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से मैंने बात की, सभी लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तय करके ही दोनों दल यहां पर पहुंचे हुए हैं। सभी लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आमने सामने अभी तक नहीं आए। कितनी उम्मीद आपको लगती है आमने सामने आने की? जी, सबको आदाब जो ज्वाइन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आई थिंक उम्मीद तो है, पूरी दुनिया को उम्मीद है कि ऑफकोर्स कि इस्लामाबाद में जो हो रहा है वो खत्म हो और ऑफकोर्स उसमें कोई इनिशियल जो है वो फ्रेमवर्क वाज़ेह हो सके और ऑफकोर्स एक डील हो सके। उसके बाद CBMs होंगे और उसके बाद एक होता है एग्जीक्यूशन ऑफ वॉर पैक्ट। तो ये 3 स्टेज टॉक्स ये मरहला होगा। पॉज तो हो चुका है। देखिए कि अमेरिका जो है वो मान चुका है कि ईरान पे हमला नहीं कर रहा। ऑफकोर्स ईरान जो है इन रिटेलिएशन जो है वो मिडल ईस्ट या गल्फ कंट्रीज पे हमला नहीं कर रहा। जहां तक मुझे लगता है बात जहां तक नहीं बनने जाएगी और कुछ इस पे एग्रीमेंट नहीं होगा वो होगा ईरान की मिसाइल कैपेसिटी। गारंटर्स जो इसमें चाइना शामिल हो चुका है, वो और अमेरिका की, तो अब अमेरिका की कोई गारंटी नहीं दे सकता। आपको पता है ईरान की ऑफकोर्स गारंटी जो है चाइना पाकिस्तान जो है वो एक तरीके से दे चुका है। लेकिन उसके बाद इजराइल की गारंटी कौन देगा? किस चीज की गारंटी आप दे सकते हैं अली चिश्ती? जी मैं बता, किस चीज की गारंटी पाकिस्तान दे सकता है? क्योंकि इस पूरे युद्ध की शुरुआत इसी बिना पर हुई थी कि ईरान अपना यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम छोड़ दे, और उसके बाद जब ईरान ने इस बात को नहीं माना तब जाकर ये हमले शुरू हुए थे। और आज भी ईरान इस बात पर कायम है कि अणुशक्ति हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसी के आधार पर हम पावर प्लांट्स भी बना रहे हैं
और हम शांति के लिए हमारी जो न्यूक्लियर पावर है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो किस चीज की गारंटी आप देंगे? जी, तो एक तो ईरान का मैं बताते चलूं जस्ट क्विकली कि ईरान विल अग्री टू आईए सुपरविजन, और उसका जो न्यूक्लियर पावर सिविलियन है उस पर अमेरिका भी मान जाएगा। यहाँ पे बात नहीं बनेगी वो मिसाइल कैपेसिटी है ऑफ ईरान, वहां पे उसकी रेड लाइन है। और मेरे ख्याल से अगर आप ये देखिए कि समहाउ ये जो गारंटीज की बात कर रहे हैं, चाइना जो लास्ट डिच मोमेंट पे आया और उसने, क्योंकि ईरान जो है 80% अपना जो एक्सपोर्ट है वो चाइना को करता है, और चाइना हैड टू इंटरवीन इन दो स्टॉक्स, और उसने अपना लेवरेज यूज किया ओवर ईरान कि आप गल्फ पे अटैक नहीं करेंगे क्योंकि चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स भी है। इसराइल जो है जो उसकी गारंटी नहीं ली जा सकती। उसके लिए मैं आपको खबर दे पाऊँ कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की और चाइना एक इसके इसके बाद जो है एक नई जॉइंट कमांड बना रहा है विच वुड गारंटी द स्टेबिलिटी एज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर द गल्फ स्टेट्स एंड फॉर ईरान अगेंस्ट द इजराइलीज। और आप देखेंगे कि किस तरह से ये जो फोर्स है, ये ज्वाइंट कमांड, और आज जो है आपने सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री का एक हैंडआउट भी क्या देखा, ये ज्वाइंट कमांड पाकिस्तानी लैंड एसेट कल अगर जी इजराइल के तरफ से हमले होते हैं तो उसका जवाब देने के लिए ईरान के साथ खड़ा होगा? क्योंकि इस युद्ध में हमने देखा कि ईरान के साथ में मिलिट्रीली कोई खड़ा नहीं हो पाया। बातचीत तो सभी लोग करना चाह रहे थे, क्योंकि एक बड़ी बात है, जी आप जी ज्वाइंट कमांड की बात जी कर रहे हैं। जी जी मैं ज्वाइंट कमांड की बात कर रहा हूँ। उस पे जो है आपने देखा कि सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री का अभी हैंडआउट आया कि पाकिस्तानी एयर एसेट्स, नेवल एसेट्स जी और जो लैंड एसेट्स है आर स्टेशनड इन सऊदी अरेबिया। और उसके बाद आप देखेंगे कतर में भी होने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स उसके बाद आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो उसके बाद एक अभी कल या परसों एक साइमल्टेनियसली ईरान गल्फ समिट भी करने जा रहा है, और बैक चैनल्स हो रहे हैं जिसमें ऑफ कोर्स ईरान और सऊदी अरेबिया की जो है वो एक ठीक है लाइन स्टार्ट हो चुकी है। जी जी। कुल मिलाकर पाकिस्तान के तरफ से ईरान की गारंटी ली जा सकती है, लेकिन अमेरिका की गारंटी कौन लेगा? यह सबसे बड़ा सवाल आज की स्थिति में, क्योंकि इससे पहले भी जब ओमान में दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी, बातचीत के बीच में ही अमेरिका के तरफ से विभूति झा हमले शुरू हो गए थे। और आज भी जो अमेरिका की मांग है वो उसी बात पर कायम है, और ईरान उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसमें एक मांग उन्होंने ऐड भी कर दी है कि अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज में टोल देना होगा। ये एक नई मांग उन्होंने रखी हुई है। तो आज की स्थिति में अमेरिकन सरकार पर कितना दबाव है, खास करके डोनाल्ड ट्रंप पर, क्योंकि जेडी वांस इससे पहले भी युद्ध के खिलाफ थे, और इसीलिए शायद उन्हें इस चर्चा के लिए यहां पर भेजा गया है ताकि वो ईरान से बातचीत कर सके। पाकिस्तान का बीच बचाव उसमें रहेगा। लेकिन आज की स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप पर कितना दबाव है कि जो पहली मांग थी उसे वो छोड़ सके और ये बातचीत आगे बढ़ सके? आई थिंक बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद आई सर। थिंक द अमेरिकन्स आप मुझसे पूछ रहे हैं या मुझसे सवाल कर मैं रहे हैं विभूति झा या जी से पूछ रहा हूं। थैंक यू। विभूति झा, नमस्कार। विभूति झा जी। आप सबों से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। देखिए, ऐसा है कि जब तक हम मूल मुद्दे पे नहीं जाएंगे तब ये सारे के सारे जो गले मिलना और ये फोटो ऑप जो होता रहता है उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है किसी पे। ये हम सब जानते हैं कि ये दिखावा है, राइट? आपने बहुत सही बात कही कि डोनाल्ड ट्रंप पे इतना प्रेशर है, वो किस पे कहाँ पे ढील देंगे। तो आपके शो पे, मैंने आज तक पे और दूसरे टीवी चैनल्स पे मैंने सिर्फ यही कहा था कि ये पूरा ईरान के हक में है। ईरान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारी लड़ाई कुछ ना होती अगर ईरान इस बात को सहमत हो जाता। जो ट्रंप ने, आपने उसकी ट्रंप की स्टेटमेंट को आपने देखा, न्यूक्लियर नहीं होंगे, अगर ये वादा कर देते तो ये सारी लड़ाई नहीं होती। तो ये आप जो देख रहे हैं, और उसमें मिसाइल का है, तो ट्रंप ने भी अभी ठीक टॉक के पहले, बातचीत के पहले वो ऐलान कर दिया कि 99% इट इज अबाउट नॉन न्यूक्लियर। अगर वो 99% अगर ट्रंप कह रहे हैं कि हम उस पर रिलेंट नहीं करेंगे, और उनका ये ईरान पे अटैक का मुद्दा क्या था कि 47 सालों से सारे के सारे यूएस प्रेसिडेंट्स को ईरान बेवकूफ बना रहा है, चाहे वो तकिया खेल रहा हो या अपना नेगोशिएशन का गेम खेल रहा हो। इट इज अप टू ईरान। लेकिन वो एक खेल खेल रहा था। तो आप देख रहे हैं कि बिटवीन इजराइल, अमेरिका, जो डेथ टू अमेरिका, डेथ टू सेटन जो ईरान कहता रहा है हमेशा से, तो उसमें यह है कि मामला कि हम अविश्वास और नफरत की जब के माहौल में जब बातचीत करेंगे तो उसका असर जो है साइकोलॉजिकल रूप से, अगर रूप से देखें तो कुछ नहीं होने वाला है।
तो ये एक और लेकिन भी युद्ध बात से अमेरिका ने क्या हासिल कर लिया विभूति झा? सवाल तो यह भी उठाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और कहीं ना कहीं यह भी माना जा रहा था कि इजराइल की वजह से अमेरिका इस युद्ध में खुद पड़ा। इसके पहले भी इजराइल ने कई बार अमेरिकी आप जंग छेड़ देनी चाहिए, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप अकेले ऐसे हैं कि जो इस बार युद्ध के मैदान में कूद पड़े। और उसके बाद 39 दिन के बाद आज भी अमेरिका में हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। एक प्रेशर अमेरिकी प्रेसिडेंट पर है, डोमेस्टिक प्रेशर भी कहीं ना कहीं है। तो आज की स्थिति में अगर टॉक्स फेल होते हैं तो दोबारा युद्ध में जाएगा, आपको लगता है? मैं जो ईरान से हमारे साथ रिजवी जुड़े हैं उनसे भी पूछूंगा कि कौन सी बातें मानी जाए। टॉक्स सक्सेसफुल हो या फेल हो, उसका सिर्फ एक मुद्दा है, ईरान न्यूक्लियर होगा या नहीं। अगर इस बात पे ट्रंप गिव इन कर देते हैं, दे देते हैं, ढील देते हैं, तो ट्रंप को बहुत भारी नुकसान पड़ेगा देश के अंदर। इलेक्शन भी आने वाला है नवंबर में और उनकी मानहानि बहुत जबरदस्त होगी, क्योंकि उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर के लड़ाई में उतरे थे। जो इजराइल का जो ये जर्नलिस्टिक रूप में हम कहते हैं, कहीं भी कुछ बोल दो इजराइल ने वार कराया, भाई कोई आदमी बेवकूफ नहीं होता इन सब चीजों में। ये इस बात को समझना पड़ेगा। ये ट्रंप की अपनी चीज है, उसने पहले ही खुलेआम कहा था। पहले सत्र में ट्रंप ने यही कहा था कि मिडिल ईस्ट में तो हमेशा लड़ाइयां हो ही रही हैं, हम क्यों जाते हैं वहां उनके युद्ध को समाधान करने। राइट, ये एक मूल सवाल था। उत्तर क्या है उसका वो तो सब जाने, लेकिन इतना तो मैं जानता हूं कि बिटवीन क्रिश्चियन नेशंस एंड इस्लामिक नेशंस देयर इज नो ट्रस्ट। एक दूसरे को दोनों काफिर समझते हैं, नॉन बिलीवर समझते हैं। नफरत तो इतनी ज्यादा है कि लेकिन दिलचस्प बात यह है विभूति झा कि जिस चीज के लिए युद्ध शुरू हुआ था, आज युद्ध रोकने के लिए स्टेट ऑफ होर्मुज खुलेगा कि नहीं खुलेगा, इस बात पर युद्ध रोकने की कोशिश हो रही है। तो पूरा मामला ही एक तरीके से बदल गया है। अब दोबारा बातचीत के टेबल पर इसी बात पर बातचीत होगी कि यूरेनियम इनरिचमेंट होगा कि नहीं होगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ा जाएगा कि नहीं छोड़ा जाएगा। सैयद रिजवी, आपने सुना कि अमेरिका से हमारे एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ईरान इस मांग को मानेगा? क्योंकि जिस मांग को नहीं मानने की वजह से यह युद्ध शुरू हुआ है, आज उसी मांग को लेकर दोबारा आपको बातचीत करनी पड़ रही है। सैयद रिजवी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? जी जी, देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शो पे बुलाने के लिए। जो हमारे मित्र ने कहा अभी अमेरिका से, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। अपने वाली बात है, उसमें वो कह रहे हैं कि जंग जिस चीज को लेके शुरू हुई थी, फिर से 40 दिन के बाद जब हार गए, सरेंडर कर गए ट्रम्प साहब, तो फिर वही बात कह रहे हैं कि यूरेनियम नहीं होगा। और मसलन वहां पे जो है दूसरी बात जो उन्होंने कही कि स्टेट ऑफ होर्मुज खोला जाएगा। तो ये काफी मसलन हंसने वाली बात है, क्योंकि जिस चीज को लेके आप जंग में उतरे थे, आप इस बात को कह रहे हैं कि यूरेनियम को लेके जंग में उतरे थे। इस बार जंग जो शुरू हुई थी वो तख्ता पलट करने के लिए हुई थी। नेतन्याहू ने यूएस से कहा कि तख्ता पलट हो जाएगा, आपको तेल मिल जाएगा, आइए आप जंग करिए। तीसरे चौथे दिन भी समझ में आ गया कि यहाँ तख्ता पलट नहीं होने वाला है। तब से ही ट्रम्प साहब इस जंग से बाहर निकलना चाह रहे थे, निगोशिएशंस करना चाह रहे थे, लेकिन ईरान ने अपना पक्ष रख दिया था कि जब तक यूएस की फोर्सेस इस पूरे वेस्ट एशिया से नहीं निकल जाएगी, हम इस जंग को नहीं रोकेंगे। तो अभी जो सवाल है कि यूएस क्या चाहता है, ये सवाल बिल्कुल ही बेबुनियाद है। सवाल ये होना चाहिए कि इस सीज फायर के बाद निगोशिएशंस में ईरान क्या चाहता है। के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का बयान एक बार फिर आया हुआ है। जो इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप धमका रहे थे, एक बार फिर हमारे पास सबसे ज्यादा तेल और गैस है, बहुत से जहाज अमेरिका आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप यहां पर कह रहे हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने इससे पहले धमकी भी दी थी कि अमेरिका युद्धपोत हथियार के साथ तैयार है। इस्लामाबाद वार्ता के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का बयान यहां पर आया हुआ है, हमारे पास सबसे ज्यादा तेल और गैस के टैंकर यहां पर आए हुए हैं। और अनीफ फुरकान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस्लामाबाद से, जहां पर यह बातचीत चल रही है, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन उससे पहले सैयद रिजवी, आप जो कह रहे थे, कौन सी बात ईरान की है जो मानी जाएगी और उसके बाद ही इस पूरी चर्चा को हम मान सकेंगे कि सफल हो चुकी है? आपकी बात खत्म करिए। जी, आप मुझसे कह रहे हैं?
जी जी, रिजवी जी आपकी बात खत्म एक करें। बार आप सवाल अपना अपना सवाल रिपीट कर दें प्लीज, यहाँ पे नेटवर्क कट गया था। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आता हूं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद से अली फुरकान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जहां पर यह बातचीत हो रही है। अली, क्या हम कह सकते हैं कि आमने सामने बैठकर इजराइल, अमेरिकी डेलीगेशन और ईरान का डेलीगेशन एक दूसरे से बातचीत कर पाएगा? क्योंकि अभी तक तो एक दूसरे से उन्होंने बातचीत नहीं की है। दोनों की मुलाकात शहबाज शरीफ से हो चुकी है, प्रधानमंत्री से। अब आगे की आइटिनरी किस तरीके से होगी? बिल्कुल, ये बड़ा बड़ा अहम सवाल है। दोनों वफूद जो है, अमरीकी वफ्द और ईरानी वफ्द, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ अलग-अलग मिल चुके हैं। और यहाँ जो प्रोग्राम है, जो पहले से तरतीब दिया गया है, उसके मुताबिक अब जो है ये तीनों मुल्कों के रहनुमा जो है वो एक मेज पे बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे और बातचीत करेंगे। वो एजेंडा जो कि इन्होंने पहले से सेट किया रखा हुआ है, वो मुतालबात जिसके ऊपर इन दोनों वफूद ने पाकिस्तान के क़यादत के साथ अलग-अलग मुलाकातें की। तो अब ये तीनों एक साथ बैठेंगे, एक मेज़ के ऊपर बैठेंगे और यही जो है वजह है कि ये इतनी दूर से एक आला सतह वक़्त के साथ यहाँ पे आए हैं। सीनियर लेकिन ईरानी डेलीगेशन पहले ही कह चुका है कि हम पूरे हफ्ते रुकने के लिए तैयार नहीं है, जो भी बातचीत होगी हमें 1-2 दिन में ही करनी होगी, यानी जल्दी में बातचीत खत्म करिए, यह भी कहा गया है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि तीनों मुल्कों की डेलीगेशंस एक साथ बैठेंगी, वो कब होगा? ये अब से थोड़ी देर के बाद जो प्रोग्राम है उसके मुताबिक पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 5 बजे इनका जो है वो तीनों ने एक साथ बैठना है और उसमें भी थोड़ा वक्त रहता है इन तीनों में। लेकिन अभी चूंकि दोनों की मुलाकात जो है वो खत्म हुई है, तो इसलिए हम तवक्को कर सकते हैं कि कुछ देर में ये जो मीटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन ये मीटिंग जो है वो सिर्फ आज के लिए नहीं होगी। जो प्रोग्राम है उसके मुताबिक कल भी मीटिंग जो है वो चलेगी और कल भी ये तीनों पार्टीज जो है वो मुज़ाकरात करेंगी, आपस में अपने मुतालबात को लेके बातचीत करेंगी और मुमकिन है कि इसके लिए मजीद भी आगे जो है वो कोई अदवार नए राउंड भी जो है वो किए जा सकें। लेकिन फिल वक्त जो है जो प्रोग्राम पाकिस्तान की तरफ से सेट किया गया है उसके मुताबिक ये तीनों जो है मुल्कों की क़यादत, ईरानियन और अमेरिकन लीडरशिप जो है वो एक मेज के ऊपर बैठेगी और पाकिस्तान की क़यादत उसमें मौजूद होगी जो कि उनकी सहूलतकारी करेगी और ये मुज़ाकरात कल भी जो है वो होने जा रहे हैं। और ये यकीनी तौर पे ये आज के मुज़ाकरात से ही नतीजा निकलेगा कि ये मुज़ाकरात आगे कितने लंबे चलते हैं। लेकिन अभी तक जो प्रोग्राम है उसके मुताबिक कल भी जो है वो मुज़ाकरात होंगे इनके दरमियान। ठीक है, तो अली फुरकान हमें जानकारी दे रहे थे इस्लामाबाद से कि शाम को 5 बजे पाकिस्तान के समय पे तीनों देशों के डेलीगेशन जो है वो एक साथ में बैठेंगे, एक मेज पर चर्चा होगी। एयर मार्शल संजीव कपूर ये भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर है इस वक्त की, सैयद रिजवी ईरान से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं तीनों। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, अभी थोड़ी देर पहले अली फुरकान अभी ये बता रहे थे कि पाकिस्तान के मीडिया के हवाले से ये खबर है कि जो आइटिनरी दी गई है उसके मुताबिक शाम को 5 बजे पाकिस्तान के समय पे जो अमेरिकी डेलीगेशन आया हुआ है, जिसमें जेडी वांस और राष्ट्रपति के खास दूत स्टीव विटकॉफ और उसके साथ साथ उनके दामाद जेराड कुश्नर उसमें शामिल है, और उसके साथ साथ ईरानी डेलीगेशन जिसमें ईरान के जो संसद के जो अध्यक्ष हैं वो गालिबाफ उसमें शामिल होंगे, और उसके साथ साथ विदेश मंत्री अब्बास अरागची, डिफेंस काउंसिल के प्रमुख अकबर अहमदियन उसमें शामिल होंगे, और शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर भी पाकिस्तान की तरफ से इस बातचीत में शामिल होंगे। तो तीनों देशों के जो डेलीगेशन है, पाकिस्तान के मीडिया के हवाले से यह खबर इस वक्त आ रही है। सैयद रिजवी, देखिए ये तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि जब जेडी वांस मिले थे थोड़ी देर में यूएस और ईरान की सीधी बातचीत, पाकिस्तान के मीडिया के हवाले से यह खबर हम आपको दे रहे हैं। तो सैयद रिजवी, अभी ये खबर आ रही है कि ये सभी लोग एक साथ बैठेंगे और बातचीत होगी, एक मेज पर सभी लोग साथ में बैठेंगे, ये भी खबर आ रही है। सैयद रिजवी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन
नरेश कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है लंदन से। ये बड़ी खबर है क्योंकि अब तक इस बात को लेकर आशंका जताई जा रही थी कि क्या ये सब लोग एक दूसरे के साथ में चर्चा में शामिल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आज की स्थिति में पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये खबर आ रही है कम से कम कि एक दूसरे के साथ वो बातचीत करने के लिए तैयार है और उसका प्रीसेट एजेंडा है, पहले से एजेंडा तय करके आए हुए हैं। क्या बातचीत के मेज पर आना यही कामयाबी है या अभी भी हम कह सकते हैं कि कुछ कहना बड़ा मुश्किल है? मेरे विचार से अगर ये पाकिस्तानी मीडिया की ये खबर सही है तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इन दोनों पक्षों के बीच में आमने सामने बातचीत होगी या कि ये एक दूसरे के साथ फोटो भी खिंचवाएंगे। और ईरान अगर की अभी ऐसा तक कोई होता भी मांग नहीं मानी गई है। व्हाइट हाउस ने क्लैरिफिकेशन भेजा हुआ है क्योंकि ये भी खबरें आ रही थी कि हो सकता है कि जो उनके एसेट्स फ्रीज किए गए हैं उसको छोड़ने की बात अमेरिका ने मान ली है, इस तरीके की खबरें आ रही थी। लेकिन व्हाइट हाउस के तरफ से यह बयान दिया गया है कि वार्ता के बीच का यह बयान है कि अभी तक कोई भी बातें ईरान की नहीं मानी गई है। नरेश कौशिक, यानी अभी तक मामला खुला है। जो ईरान की प्रमुख मांग है कि हमारे एसेट्स खोल दीजिएगा, वो अभी तक नहीं मानी है। व्हाइट हाउस का बयान। देखिए, ये कल ईरानी संसद के अध्यक्ष ने ये नई मांग जोड़ी थी कि जब तक हम अपनी एसेट्स हमारी अनफ्रीज नहीं की जाएंगी तब तक हम इस बातचीत में शामिल ही नहीं होंगे। तो जिसको लेकर अमेरिका ने बड़ा एतराज जताया था और आज फिर ये ईरान के हवाले से ये खबर चलाई गई थी कि अमेरिका इसके लिए तैयार हो गया है। तो अमेरिका ने इसकी पुष्टि की है कि नहीं, ये गलत बोल रहा है। हमने जो पहले भी कहा था कि ये जो ईरान के जो ये एसेट्स हैं इनको अनफ्रीज नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत बड़ा कंसेशन अमेरिका ईरान को देता। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान वो अमेरिका कोई बड़ा कंसेशन देने के मूड में है। लेकिन जैसा कि आपने जो पहले कहा था कि ये पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि ये दोनों आमने सामने बातचीत करेंगे, अगर ये होता है तो ये तस्वीर ही आप सोचिए कि जेडी वांस जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उनकी तस्वीर अगर ईरान के संसद के अध्यक्ष के साथ दुनिया के पास जाती है तो ये 47 साल के इतिहास में जबकि 1989 में ईरान में क्रांति आई थी, तब के बाद से ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि दोनों के बीच में नहीं, ये पहली बार होगा। अभी तक तो इस बात के दावे किए गए हैं, पाकिस्तानी मीडिया के तरफ से ये दावे किए गए, जो आइटिनरी उनको दी गई है उसके मुताबिक आज शाम को 5 बजे ये चर्चा शुरू होगी और कल भी हो सकता है कि आज की चर्चा के आधार पर यह तय होगा कि कल ये चर्चा आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। और विभूति झा से मुझे इसके बारे में पूछना है कि जेडी वांस के लिए इस चर्चा की सफलता कितनी अहमियत रखती है। लेकिन उससे पहले एक बार फिर सैयद रिजवी हमारे साथ ईरान से जुड़ गए हैं। वहां पर थोड़ी नेटवर्क की समस्या, इसके लिए उनका संपर्क हमसे टूट गया था। इस बीच और एक खबर हमारे पास कि ईरानी डेलीगेट्स हिजबुल्लाह से भी संपर्क में हैं। अमेरिका से बातचीत के बीच में एक बड़ी खबर इस वक्त कि हिजबुल्लाह से भी ईरानी डेलीगेशन जो है वो हिजबुल्लाह से भी संपर्क में है, क्योंकि ईरान के डेलीगेट्स के तरफ से एक बड़ी मांग रखी गई थी कि हिजबुल्लाह पर जो हमले हो रहे हैं, लेबनान पर जो हमले हो रहे हैं, वो भी रोके जाए। तो आज की स्थिति में सैयद रिजवी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है कि अब आपका डेलीगेशन मिलने के लिए तैयार है, अमेरिका के सामने बैठकर, अमेरिकी उपराष्ट्रपति के साथ में सामने बैठकर कालीबाफ उनसे बातचीत करेंगे, ये बात यहां पर फिलहाल सामने आ रही है पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से। कितनी बड़ी बात होगी? जी देखिए, अभी तक मेरे पास ऐसी कोई खबर है नहीं। जब तक मैं इसको अपने सोर्सेज से, इंडिपेंडेंट सोर्सेज से कंफर्म नहीं कर लूंगा तो इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं कि वो साथ में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। जो अपडेट है वो ये कि उन्होंने कल 2 बातें कही थी। पहली बात ये कि लेबनान और हिजबुल्लाह के ऊपर हमले रुकने चाहिए। दूसरा ये कि वो जो एसेट्स हैं, ईरानी एसेट्स हैं, उसको पहले अनफ्रीज किया जाए, उसके बाद ही हम बात करेंगे। लास्ट जो बयान आया था कालीबाफ साहब का उनके ट्विटर अकाउंट पे, वो यही था। तो जब तक ये 2 मांगे पूरी नहीं होती हैं, क्या ईरानी डेलीगेशन जो है वो बातचीत के टेबल पे आएगा या नहीं आएगा? देखिए, बातचीत की जो बात है, नेगोशिएशन की बात, अभी मुख्तलिफ यहाँ जो पैनलिस्ट उन्होंने कहा, ईरान का जो तजुर्बा है नेगोशिएशंस का अमेरिका के साथ, वो अच्छा नहीं है। चाहे वो 2015 का परमाणु समझौता हो, चाहे वो 2025 की नेगोशिएशन हो, चाहे वो इस साल की नेगोशिएशन हो, अमेरिका की एक प्रवृत्ति है नेगोशिएशन टेबल पे लाके धोखा देने की। इसलिए इस बार ईरान का जो डेलीगेशन है, ईरान के जो जिम्मेदार अफराद है, वो बहुत ही फूक-फूक के कदम रख रहे हैं। दूध का जला हुआ
छाछ भी फूक फूक के पीता है। इसलिए कोई भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया जाएगा, बहुत सोच समझ के अपने स्टेप्स ये उठाएंगे। तो जो 2 बातें रखी हैं, मुझे नहीं लगता है जब तक ये 2 बातें मान ली जाएंगी तब तक किसी तरह की नेगोशिएशन होगी। खास तौर से व्हाइट हाउस, ट्रम्प, वैंस, इनके बयानात में इतना कॉन्ट्रडिक्शन रहता है। ट्रम्प कुछ कहते हैं, व्हाइट हाउस की स्पोक पर्सन कुछ और कहती है, वैंस कुछ और कहते हैं और वहां का मीडिया कुछ और कहता है। लेकिन आज की स्थिति में सैयद रिजवी, पाकिस्तान का ये कहना है कि वो आपकी सुरक्षा की गारंटी पाकिस्तान और वो जो खाड़ी देश है वो लेने वाले हैं, वो साथ में मिलकर एक फ्रंट बनाएंगे और जिसके वजह से इजराइल से आपके ऊपर हमले ना हो, इसकी गारंटी उनके तरफ से ली जाएगी। क्या इस गारंटी को आप मानेंगे? देखिए, यूएस और इजराइल जैसा मुल्क है ना, उसकी गारंटी लेना बस मुझे नहीं लगता कि कोई ईरान को ये गारंटी लेनी होगी और उसकी गारंटी ईरान की मिसाइल्स देंगी। कोई भी कमजोर मुल्क जब होता है तो यूएस और इजराइल, खास तौर से यूएस का जो इंपेरियलिज्म है, कमजोर को दबाने वाला है, वो किसी भी कमजोर मुल्क के साथ नेगोशिएशन नहीं करता है। इसलिए ईरान के पास ऐसी कुदरत है, ऐसी पावर बैलेंस इस बार चेंज हो चुका है कि ईरान ये डिसाइड किया है कि ऐसा डिटरेंस हम इजाद करेंगे इनको या वेस्ट एशिया से निकालने के लिए। इसका पहला स्टेप ये है कि वेस्ट एशिया से यूएस की फोर्सेस निकले। अगर यूएस की फोर्सेस निकलती हैं, ठीक है, तो कुल मिलाकर विभूति जी आपने सुना, ईरान से जो हमारे साथ गेस्ट बैठे हुए हैं वो बार बार इस बात को रिजवी जी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो भरोसा ही नहीं रखते कि आप वादा कुछ किया जाएगा और वादा तोड़ा भी जाएगा। वादा खिलाफी के लिए अमेरिका और इजराइल माने जाते हैं, हमारी सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं। एक नेगेटिव टोन उनके बातचीत में नजर आता है और इसके बैकग्राउंड पे दरअसल ये बातचीत हो रही है और वही शाम को 5 बजे जो बातचीत होने वाली है, पाकिस्तानी मीडिया तो कम से कम इस बात को कह रहा है। और जेडी वांस के लिए कितना जरूरी है इस बातचीत की सफलता? आप म्यूट पर है। सॉरी, आई एम बैक नाउ। देखिए, ऐसा है कि आपने बहुत अहम सवाल पूछा है कि जेडी वांस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिशियन हमेशा अपनी चाल अपने स्वार्थ के लिए खेलता है। तो जैसे सैयद जी कह रहे थे कि अमेरिका और इजराइल जैसे देशों पे विश्वास नहीं किया जा सकता, तो बातें क्यों कर रहे हैं? वो भी वही कहते हैं कि ईरान पे विश्वास नहीं किया जा सकता। इसी के लिए मैंने पहले शुरुआत में कहा था कि जितना अविश्वास और धोखा इन दोनों क्षेत्रों में है, और वो धर्म के बेस पे भी इन्वॉल्व, धर्म नहीं, रिलीजन के बेस पे भी बेस करता है। मैंने तो दूसरी चर्चाओं में ये कहा था कि आप उसको सीरियसली लें या ना लें, मेरा विचार है आप 21st सेंचुरी जिहाद वर्सेस क्रूसेड की एक नजरिया देख रहे हैं। और अमेरिका जेडी वांस के लिए महत्वपूर्ण है और नहीं भी है, क्योंकि अमेरिका में इस बात की पुष्टि है, अगर ट्रंप इस कंडीशंस को मानेंगे, अगर ईरान के इन कंडीशंस को मानेंगे, हमारे एसिड फ्रीज करो, डिफ्रीज करो, हमें ये दो, हमें हॉर्मुज दो, तो ट्रंप इलेक्शन निश्चित हारेंगे। मैंने एक इट वाज पब्लिक और इंडिया टुडे, मैंने उस पर कहा था मेरा वोट वो लूज कर जाएंगे अगर ये कंडीशन 10 मान गए। दूसरी तरफ ये भी है, नहीं, एक तरफ तो आपके जैसे लोगों का दबाव है कि अगर आपने कंडीशन मान ली तो युद्ध हार जाएंगे, आप इलेक्शन लूज करेंगे। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि अगर युद्ध जारी रखा तब भी हम आपके खिलाफ वोट डालेंगे, क्योंकि उसका असर कहीं ना कहीं इकोनॉमी पर भी तो पड़ रहा है। पूरी दुनिया उसके वजह से सफर कर रही है। 10 कंडीशन जो हैं, 10 कंडीशंस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सैयद रिजवी, आप जवाब देना चाहेंगे? अगर भरोसा ही नहीं है तो बातचीत के टेबल पर क्यों आए हुए हैं? क्यों बैठे हैं? और न्यूक्लियर आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? सबसे बड़ा सवाल वही रहता है। जी, मैं विभूति जी से कहूंगा कि इस बार वो तैयार हो जाएं कि उनको डेमोक्रेट जो है पार्टी, उसको ही वोट देना पड़ेगा, क्योंकि चाहे ये सीजफायर आगे बढ़े, चाहे ये जंग आगे बढ़े, ट्रम्प को जो है दाखिल में जो है अपने मुल्क के अंदर ये इलेक्शन तो हार नहीं हारना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट तो इस बार मुद्दा ही नहीं था। मैंने पहले भी ये कहा, शायद नेटवर्क की वजह से बात नहीं गई। इस बार जंग की शुरुआत न्यूक्लियर इनरिचमेंट पे नहीं थी, इस बार जंग की शुरुआत तख्ता पलट करने पे थी। बिल्कुल क्लियरली कह के ट्रम्प इस जंग में आए थे। ये बात बिल्कुल भी अनडाउटफुल है, बिल्कुल रिकॉर्ड पे है, जाके पुराने बयान देख लिए जाए, बहसें देख ली जाए। वो आए थे तख्ता पलट करने, बाद में वो आए थे तेल लूटने के लिए, जो उनका तरीका होता है। सीरिया हो, लीबिया हो, अफगानिस्तान हो, हर जगह वो आते हैं, तख्ता पलट कराते हैं, सिविल वॉर की स्थिति बनाते हैं, फिर वहां का रिसोर्स लूट के ले जाते हैं। इसमें पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। तो अमेरिका जो है वो जंग हार चुका है। सवाल ये होना चाहिए मीडिया में कि वो अपनी जंग की हार का ऐलान किस तरह से करेंगे। न्यूक्लियर इनरिचमेंट कभी मुद्दा था ही नहीं इस जंग को शुरू करने में, उस पर नेगोशिएशन चल रही थी, 2025 में चल रही थी, 2026 में चल रही थी। तो न्यूक्लियर इनरिचमेंट का बहाना अब बनाया जा रहा है, क्योंकि ये वही वाली बात है कि आप जंग हार गए हैं,
सफेद झंडे पे लिखेंगे क्या आप कि हम किस बहाने से इस जंग से बाहर निकले? ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जो गारंटी की आपने बात करी, मैंने भी कहा, ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। यूएस बेसेस खाली हो, यूएस की फोर्सेस यहां से निकले ताकि सही मानों में यहाँ पे शांति जो है बहाल हो सके। इसके अलावा इजराइल की जो बात है, इजराइल इस तरह से विभूति झा, मुखालफत कर रहा है, क्या यूएस कभी की, तो कोई उसे भी समझ में आ अमेरिकी रहा है। प्रेसिडेंट इस बात को मानेगा जो बेसिस वहां पर बनाए गए हैं, खास करके खाड़ी देशों में, वो हटाने के लिए कोई भी अमेरिकी प्रेसिडेंट कभी भी इस बात को मानेगा? आपको जान के खुशी होगी कि 12 साल पहले पीबीएस में एक ऐसी चर्चा हुई थी, उसमें मैं भी शामिल था और अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों के चीफ स्पोक्समैन उसमें उसमें थे और यही चर्चा यही थी कि क्या अमेरिका विदेशों से अपने बेसेस हटा ले। उसके इकोनॉमिक क्राइटेरियन, मिलिट्री क्राइटेरियन, ग्लोबल पुलिसमैन क्राइटेरियन, ये सब की चर्चा हुई थी और ये उसमें मैंने भी ये कहा था कि अमेरिका को चाहिए कि जो पाकिस्तान को जो मदद करते हैं, अगर आप पाकिस्तान से असली दोस्ती रखते हैं, ये मैंने कहा था, तो आप उनको F-16 बेचने के अलावा के बजाय साइंस स्टेम एजुकेशन के लिए उनको पैसे दीजिए ना, तब तो आप असली दोस्त साबित होंगे। तो मुझे ये बात लोगों को बहुत पसंद भी आई थी कि यार हम F-16 क्यों देते हैं पाकिस्तान को, हम स्टेम एजुकेशन पढ़ाई के लिए क्यों नहीं देते हैं। तो बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं इसमें मामले में, निश्चित है। लेकिन जो सैयद जी कह रहे हैं ना कि अमेरिका ऐसा है, अमेरिका में, तो फिर बातें क्यों कर रहे हैं हम? अगर इतना ही अविश्वास है तो अगर मूल नेगोशिएशन में एक होता है कॉमन कॉन्फ्लुएंस ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉमनैलिटी ऑफ पर्पस, वो कहां पे है हमारा? क्या हमें विश्व शांति रियली चाहिए? तो मैंने उस पर एक और भी मुद्दा कहा था कि अगर विश्व शांति चाहिए तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मुख्य सदस्य हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं, उनको वेपन्स बेचना बंद कर देना चाहिए। तो इट्स अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड गेम। ब्लेम गेम जो है ना, वो अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है उसमें। सच्चाई हम और आप सब एयर मार्शल कपूर, इस पैनल पे अमेरिका से एक गेस्ट बैठे हुए हैं, ईरान से बैठे हुए हैं, और उनकी बातचीत से भी नजर आता है कि 2 मुद्दे दोनों की बातचीत पे साफ नजर आते हैं जो ऐसे हैं जो दोनों तरफ से कोई भी मानने को तैयार नहीं होगा, और उसमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कहे या आगे की उनके फ्यूचर के लिए की बात कहे, कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। ऐसे में इस बातचीत को आप कैसे देखेंगे? मिसट्रस्ट बहुत है दोनों तरफ से, और आपकी सबकी पूरी चर्चा मैंने सुनी, बट इसके जो पीछे की फोर्स है चीन, उसका जिक्र किसी ने नहीं किया। इन दोनों देशों को टेबल पे लाने के लिए बैक एंड पे जो काम चला है उसमें चीन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि चीन डायरेक्टली अफेक्टेड है इस कॉन्फ्लिक्ट से। एंड चीन ने की जो सपोर्ट थी ईरान को, वो उनको इस हद तक ले गई कि पूरे गल्फ नेशंस जो जीसीसी नेशंस हैं वो और उनके अलाइज एक तरफ हो गए और ईरान एक तरफ हो गया। अब ईरान इस वक्त एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इस टेबल पे बैठा है, जबकि जो ईरान से हमारे गेस्ट बोल रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि जब 28 फरवरी को ओमान जब नेगोशिएट कर रहा था बातें, तो उसमें बहुत हद तक ईरान ने बहुत चीज़ों पे सहमति जाहिर की थी। बट ये एक हरिडली इजराइल और यूएस का अटैक था, और ये टोटली अनप्रिपेयर्ड था, जिसके अंदर नेशनल एम्स, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, गोल पोस्ट ही बदलते रहे। पहले कुछ बोल के जंग स्टार्ट की, फिर कुछ दिनों बाद बोला अब हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, फिर कुछ दिनों बाद एक अलग ऑब्जेक्टिव है, और चौथे हफ्ते में आगे बोला कि जब हॉर्मुज खुल जाएगा तो हॉर्मुज तो कहीं शुरुआत से था ही नहीं। इस बार तो हमने परसेंटेज में भी सुना कि हमारे इतने परसेंट ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए। पहली बार शायद मैंने सुना होगा कि इतने परसेंट ऑब्जेक्टिव हमारे पूरे हो गए। ये एक इल प्रिपेयर्ड सा जंग शुरू किया गया, बट दे नेवर एक्सपेक्टेड कि ये जंग इतने दिन चलेगी। और एक कहावत भी है इन्होंने हेनरी किसिंजर की कि एक कन्वेंशनल वॉर में एक नेशन हारता है तब मानी जाती है जब वो हार जाता है, बट इन ए गुरिल्ला वॉरफेयर अगर स्टेलमेट हो जाता है, दैट इज अ विन फॉर द गुरिल्लास। सो अगर आप यूएस की जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चाहे वो वियतनाम में ले लीजिए, चाहे वो अफगानिस्तान में ले लीजिए, चाहे वो तालिबान के साथ ले लीजिए, चाहे अब ईरान में ले लीजिए, कोई भी आप जंग ले लीजिए, वो स्टेलमेट में ख़त्म होती है, और वो उसको एक अपना परचम दिखाते हैं कि हम ये जीत गए, हमने ये ऑब्जेक्टिव रखे थे, ये हमारे पूरे हो गए, तो अपने देश की जनता के लिए कहते हैं। बट क्या ये ऑब्जेक्टिव्स जब 28 फरवरी को स्टार्ट हुए थे वो वही ऑब्जेक्टिव्स हैं आज, जबकि 11
अप्रैल को ये इस्लामाबाद में एक टेबल पे बैठे हुए हैं। तो इन मुद्दों पे बात होगी। अब ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि दोनों देश पहली बारी सामने आके बात कर रहे हैं। इसमें क्या मध्यस्थता बैकएंड पे चल रही है वो हमें मालूम नहीं है इस वक्त, बट जो भी आउटकम आएगा मेरी समझ से आने वाले दिनों में डिफाइन किया जाएगा। और ये जो पीस लिया है 22 अप्रैल तक का जो पीरियड मांगा है 2 हफ्ते का, ये दोनों देश अपने प्लान भी रेडी रखेंगे कि अगर ये समझौता टूटता है तो हमने क्या सबक लिए इस 40-42 दिन में और इसकी हम कैसे आगे। ओमान में जो वार्ता हुई थी उसके बाद कहीं ना कहीं ईरान ने भी सबक लिए कि वार्ता के बीच में युद्ध शुरू हो सकता है। तो ऐसे में सभी लोग, और डोनाल्ड ट्रंप तो कह ही रहे कि हमारे युद्धपोत तो अभी भी तैयार है, जैसे ही वार्ता अगर सफल नहीं होगी तो हम दोबारा हमला कर देंगे। तो सभी लोग एक तरीके से तैयार है, कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि वार्ता सफल होके ही हम यहां से निकलेंगे। एक मिसट्रस्ट साफ शब्दों में दिखाई देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आज की स्थिति में ग्लोबल पीस के लिए जितना यह युद्ध विराम जरूरी है, उसके साथ साथ ग्लोबल ट्रेड के लिए भी यह युद्ध विराम सबसे ज्यादा जरूरी साबित होगा। और यहीं पर जिसका जिक्र अभी किया गया था कि चाइना की भूमिका, चीन की भूमिका सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी इसमें। तो अखिल पराशर, चीन इस पूरे युद्ध बंदी को, इस युद्ध विराम को, इस वार्ता को किस तरीके से देख रहा है? क्योंकि पाकिस्तान भले ही ईरान को कहे कि हम आपके सिक्योरिटी की गारंटी देंगे, लेकिन कोई सुपर पावर जब तक उनके साथ खड़ा नहीं होता है तब तक शायद ईरान इस बात को नहीं मानेगा कि अब इसके आगे हमारे ऊपर हमला नहीं होगा। डेफिनेटली साहिल जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए, आज जो ये बैठक हो रही है इसकी जो नींव है वो तब डल गई थी पिछले महीने, जब पाकिस्तान की विदेश मंत्री इशाक डार जब बीजिंग आए थे और उन्होंने यहाँ चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात की। और उसके बाद जब बातचीत हुई और जब वो वापस आए तो एक 5 बिंदु पहल यानी 5 पॉइंट्स इनिशिएटिव की बात की गई। और फिर ये बात की गई कि अमेरिका और जो ईरान है वो टेबल पर आए और बातचीत करे और मामले को सुलझाया जाए, सीज फायर किया जाए। तो इसलिए जो चाइना है, चाइना की समय जो भूमिका है वो एक बैकअप सपोर्टर की तरह है। अभी वो सामने उसका चेहरा नहीं आ रहा है, लेकिन पीछे से सपोर्ट या जो पाकिस्तान तो जस्ट लाइक ए पपेट कि वो तो चलो ठीक है, कोई एक वेन्यू, हमें एक न्यूट्रल वेन्यू चाहिए तो इसलिए पाकिस्तान में किया जा रहा है। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि ये जो मीटिंग है एक तरह से इसका जो सपोर्ट है वो चाइना के से ही हो रहा है। और क्योंकि देखिए, चाइना का हित बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है कि चाइना का 80% जो कच्चा तेल है वो ईरान से आता है, उसकी जो ऊर्जा जो सोर्सेज है वो ईरान से है, गल्फ कंट्रीज से है। तो क्योंकि अगर ये और कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जो ये युद्ध चल रहा था उससे चाइना की इकोनॉमी पर काफी डेंट पड़ रहा था, काफी उस पर प्रभाव पड़ रहा था। और पिछले 20-25 दिनों में चाइना में जो फ्यूल के जो दाम है वो 3 बार चेंजेस हो गए, 3 बार वो बढ़ गए। आज जो 1 लीटर जो पेट्रोल है वो करीब 9.25 या 10 के आसपास पर लीटर, आरएमबी की मैं बात कर रहा हूँ, वो हो चुका है। जबकि फरवरी में इसका 7.2 आरएमबी पर लीटर था, आज वो 9.25 तक पहुंच गया है। तो अभी देखिए कि फ्यूल के दाम बढ़ रहे हैं, उसकी इकोनॉमी पे काफी असर पड़ रहा है। तो चाइना तो चाहेगा कि किसी तरीके से कैसे भी करके सीज फायर हो जाए, ये युद्ध विराम हो जाए, मामला थोड़ा ठंडे बस्ते में चला जाए, मतलब इन चीजों में। तो जो चाइना की आज जो मैं कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रेशर्स, है, सिक्योरिटी प्रेशर से ज्यादा इकोनॉमिक प्रेशर्स भी इस बातचीत की सफलता को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहीं पर हम देख रहे हैं कि अभी बिलावल भुट्टो, पूर्व मंत्री है पाकिस्तान के, उनका भी बयान वही आया है कि कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर बीच का रास्ता नहीं निकलेगा तो उसमें तो पाकिस्तान भी पीसा जाएगा। मेरे पास समय की कमी, अभी समय मेरा खत्म हो रहा है, इसके लिए सभी पैनलिस्ट से मैं संक्षेप में पूछना चाहूंगा, परसेंटेज में बता दीजिए। विभूति झा, इस बातचीत से रास्ता निकलने की आशंका आपको कितनी लगती है? अगर 1 से 10 में अगर हम पॉइंट देने की कोशिश करें, कितनी लगती है आपको? 10 बीइंग हाईएस्ट। 3 यानी आप अंक नहीं दे रहे हैं, ज्यादा सफलता की उम्मीद आपको नहीं है कुल मिलाकर। अनलेस ईरान बिल्कुल कमिट कर दे कि हम न्यूक्लियर नहीं होंगे, उसके आपको कमिटमेंट चाहिए जो ईरान फिलहाल देने को तैयार नहीं। अली चिश्ती, आई एम ऑप्टिमिस्टिक, आई विल गिव 7 फॉर दिस। आई एम प्रीटी ऑप्टिमिस्टिक। तो पाकिस्तान को लगता है कि 7 पॉइंट पाकिस्तान
के एक्सपर्ट दे रहे हैं कि भाई हो सकता है कि यह बातचीत सफल हो। नरेश कौशिक। मुझे नहीं लगता कि इसमें 3-4 से ज्यादा की मुझे कोई उम्मीद लगती है। और इसमें जिसकी बात हमने अभी तक नहीं की है, इजराइल को हमें नहीं भूलना चाहिए, जो इस युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उसको ये लगता है कि ईरान के पास में अभी भी 450 किलोग्राम से ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम है, जो 60% तक एनरिच्ड हो चुका है, जिससे 11 बम बन सकते हैं अगर वो 90% तक एनरिच्ड हो जाए। तो वो अभी भी ईरान के पास है। इसके अलावा तो इजराइल नहीं चाहेगा कि युद्ध बंदी हो और किसी ना किसी तरीके से ईरान की स्ट्राइकिंग पावर खत्म हो, इसकी कोशिश इजराइल की तरफ से पूरी तरीके से की जाएगी। और इसीलिए हम देख सकते हैं कि नरेश भी कह रहे हैं कि 3 से 4 से ज्यादा पॉइंट देने को वो तैयार नहीं है। सैयद रिजवी, आप कितने पॉइंट्स देंगे इस बातचीत के लिए? कितनी आपको उम्मीद लगती है कि यह सफल हो? 1 से 10 के बीच में पॉइंट्स देने हैं तो। जी, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ इसको लेके, और मैं 5 से ज्यादा इसमें नंबर दूंगा। लेकिन इसमें एक खास स्थिति जिसकी तरफ नरेश जी ने जो है इशारा किया, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी वो वक्त आएगा कि ट्रंप इस जंग से बाहर निकल जाएंगे और इजराइल और यूएस के बीच में जो दरार है वो काफी बढ़ जाएगी और यूएस अपनी फोर्सेस को लेके इस पूरे मंतके से बाहर निकलेगा। फिर फिलिस्तीन की आजादी का जमीना बनेगा और भूमिका बनेगी। सैयद रिजवी किसी और ही मंशा पर है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में दरार होगी तो शांति होगी, कहीं ना कहीं इस उम्मीद पर सैयद रिजवी कायम है और इसी के वजह से वो कह रहे हैं कि 5 से ज्यादा पॉइंट देने की कोशिश कर रहे हैं। संजीव कपूर, आप कितने पॉइंट्स देंगे? आपको कितनी उम्मीद है? 5 से ज्यादा नहीं। अखिल जी, मेरा है 6 पॉइंट के आसपास, और वो उसकी वजह ये हो सकती है कि क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि ये जो उसने एक मधुमक्खी के छत्ते में जो हाथ डाल दिया वो कम से कम उससे वो थोड़ा पीछे हो जाए। और क्योंकि उसकी इकोनॉमी पे भी, हर किसी की इकोनॉमी पे एक प्रेशर आ रहा है, एक ग्लोबल प्रेशर भी काफी आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो पीस टॉक है ये पॉजिटिव साइड में जाएगी ये। लेकिन कुल मिलाकर अगर हमने देखा तो पैनल में आधे लोग कहते हैं कि 5 से कम पॉइंट्स देने की कोशिश उनकी तरफ से, खास करके अमेरिका और लंदन में जो हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं उनको लगता है कि इस बातचीत से कुछ खास हासिल नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान और उसके साथ साथ सुभाष जी कह रहे हैं कि 5 पॉइंट सुभाष कपूर जी की तरफ से भी यहां पर देने की कोशिश हुई।